हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत इकाई सेकंड में आपको भाषा का उत्पत्ति विषयक सिद्धांत अध्ययनार्थ रखा गया है। इसके अंतर्गत आपने दिव्योत्पत्ति सिद्धांत तथा धातु सिद्धांत इसकी जानकारी प्राप्त की। आज आपके सामने तीसरा सिद्धांत श्रम परिहार सिद्धांत इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इस सिद्धांत को श्रम परिहार मूलकतावाद या यो है हो वाद भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक नाउरे नामक भाषाशास्त्री हैं। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि जब मनुष्य शारीरिक परिश्रम करता है उस समय उसके श्वास प्रश्वास बढ़ जाता है। मांसपेशियों में ही नहीं अपितु सौर तंत्री में भी संकोच या विस्तार बढ़ जाता है। फलस्वरूप कुछ ध्वनियाँ अनायास निकल जाती हैं। इससे परिश्रम करने वाले को कुछ आराम मिलता है। श्रमजन्य ध्वनि होने के कारण इसे श्रम ध्वनि कहा गया है। जैसे कपड़ा धोते समय धोबी हियो या छियो कहता है, इसी प्रकार भारी सामान उठाते समय मजदूर हो हु कहते हैं। मल्लाह हैया हैया आदि कहते हैं। नाउरे के मतानुसार ऐसे शब्दों से भाषा की उत्पत्ति हुई है। फिर इस मत के आक्षेप इस प्रकार हैं। एक, यह मत भाषा की उत्पत्ति के लिए सर्वथा असंतोषजनक है। 2, शारीरिक परिश्रम जन्य यह शब्द निरर्थक है। भाषा की उत्पत्ति के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता है। और तीसरी आपत्ति है कि अर्थहीन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह मत सबसे निकृष्ट और अग्राह्य माना गया है। इस तरह आपने श्रम परिहार सिद्धांत इसकी जानकारी प्राप्त की। अगला सिद्धांत है मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत को मनोभावाभिव्यंजकतावाद तथा मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग व्यंजक, शब्दमूलकतावाद, पुहपुहवाद आदि नामों से व्यक्त किया जाता है। इस सिद्धांत का कथन है कि आदिकाल में मनुष्य वे अपने हर्ष, शोक, विस्मय, भय, घृणा, क्रोध आदि भावावेश को प्रकट करने वाले शब्दों या ध्वनियों का उच्चारण किया। इस ध्वनियों से ही बाद में भाषा बन गई। हर्ष में अहो, आहा, आहा, वाहा आदि, शोक में आहा, ओहो, हाय, हाय रे, क्रोध में आ, घृणा में छी, धत, धिक आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। अंग्रेजी में मनोभाव सूचक पुह, पीश, फई, ओह आदि शब्द है। इस आवेग सूचक ध्वनियों के प्रयोग से प्रारंभ में मनुष्य अपने मनोभाव को प्रकट करता था। धीरे धीरे भाषण शक्ति का विकास हुआ और भाषा का प्रारंभ हुआ। इस सिद्धांत पर भी आक्षेप किए गए हैं। वे इस प्रकार है। एक, आवेग शब्द आवेगात्मकता को प्रकट करते हैं, सामान्य भावाभिव्यक्ति को नहीं। अतएव इनका संबंध भाषा के मुख्य अंग से नहीं है। 2, प्रोफेसर बेनफी
ने इस मत का खंडन किया है। आवेग ध्वनियाँ भाषा की अक्षमता को सूचित करती है कि यह भाव भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते, अतः इनमें भाषा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और तीसरा आक्षेप है कि आवेग ध्वनियाँ सभी भाषाओं में समान नहीं हैं। जैसे पीड़ा को प्रकट करने के लिए जर्मन आऊ, फ्रेंच आही, अंग्रेजी ओह कहते हैं, और किपलिन ने मनोरंजक उदाहरण दिया है। रोते समय अफगान ए कहता है, हिंदुस्तानी ओ हो और अंग्रेज ओ। इससे ज्ञात होता है कि सभी भाषाओं में आवेग शब्द समान नहीं है। चौथा आक्षेप है कि यह शब्द विचारपूर्वक प्रयुक्त नहीं होते हैं, अपितु आवेग की तीव्रता में अनायास निकल पड़ते हैं। 5 भाषा में आवेग शब्दों की संख्या नगण्य होती है। 6 भाषा चिंतन प्रधान होती है, आवेग शब्दों में चिंतन का नाम भी नहीं है। और 7 आवेग ध्वनियों को यथावत लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। यह ध्वनियाँ इतनी अस्पष्ट होती है कि कोई उन्हें च समझता है तो कोई त। यह सिद्धांत भाषा उत्पत्ति की समस्या हल करने में सर्वथा असमर्थ है। इस तरह अपने मनोभावाभिव्यक्ति इस सिद्धांत की जानकारी प्राप्त की। और 5वां सिद्धांत है समन्वय सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक एवं प्रवर्तक प्रसिद्ध भाषाशास्त्री हेनरी स्वीट है। उन्होंने कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत करने की अपेक्षा सर्व सिद्धांत संकलन को अधिक उपयुक्त समझा है। उनका कथन है कि यदि उपर्युक्त सिद्धांतों में से आवश्यक सिद्धांत को एकत्र कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। प्रोफेसर स्वीट के मतानुसार भाषा प्रारंभ अनुकरणात्मक, भावाभिव्यंजक और प्रतीक शब्दों से हुआ। उन्होंने इसके साथ उपचार प्रयोग को भी स्थान दिया है। उपचार से अभिप्राय है सादृश्यमूलक गौण या लाक्षणिक प्रयोग, जैसे चापलूसी के लिए मक्खन शब्द के आधार पर मक्खन लगाना शब्द, सादृश्य के आधार पर आलू की आँख, गुरुवचन, लघु चेष्टाएँ, मधुर आकृति, कटुवचन आदि प्रयोग होने लगे और शब्दों का अनेक अर्थों में प्रयोग होने से अर्थ विकास हुआ। इस प्रकार भाषा का विकास हुआ है। भाषा की उत्पत्ति समझाने के लिए अन्य कोई एक मत शुद्ध न होने से सबका समन्वय उपयुक्त माना गया है। इस सिद्धांत सामान्यतया निर्विरोध रूप से स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार आपने भाषा के उत्पत्ति विषयक सिद्धांत इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।